जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो मैं इस किस्म के जज़्बात से बिल्कुल आरी था। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें आई थीं, मैंने किसी के बारे में जज़्बाती होकर नहीं सोचा था। इन औरतों की हैसियत मेरे नज़दीक ऐसी थी जैसे ज़रूरत के वक़्त कोई चीज़ ख़रीदी और इस्तेमाल करके फेंक दी। ऐसी औरतों में शराफ़त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो या तो पैसे के लिए करीब आती हैं या मुझ जैसे खूबरू जवान मर्दों से अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। शरीफ औरतें कभी गैर मर्दों की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखतीं और मैंने भी कभी किसी शरीफ औरत की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा था और इस कमाज की औरतों को मैं माफ़ नहीं करता था। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले रज़िया आई थी, इसी ने मुझे ज़िंदगी की इस रंगीनी से रोशनास कराया था। इसके बाद कई औरतें आईं और चली गईं, वो सब या तो मुझसे पैसा खींचना चाहती थीं या अपनी हवस मनाना चाहती थीं, लेकिन बेला इनसे मुख्तलिफ साबित हुई। इसका मकसद कुछ और था और ऊंचा खेल खेल रही थी और फिर अलका अग्निहोत्री भी इस खेल में शामिल हो गई। राधा, रत्ना और शांता को भी मैं इनसे मुख्तलिफ नहीं समझता था। इनमें से कोई अगर मुझे अपने मंदिर का देवता बना बैठी थी, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे इससे कोई गरज नहीं थी। मैं इनके हुस्न और शबाब से खेल तो सकता था, लेकिन इन्हें ज़िंदगी का रोग नहीं बना सकता था। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था, मुझे गन पॉइंट पर लाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा हुआ कि मैंने एक मकसद का तयन कर लिया था, एक रास्ता मुंतखब कर लिया था और इस मकसद के हुसूल के लिए मैं अपने आप को इन हसीन नागिनों के लिए खिलौना बना लिया था। मुझे इनकी ज़रूरत थी और इस वक़्त तक इनकी ख्वाहिशात पूरी करता रहूँगा, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अब मुझे कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत थी। राधा के जज़्बात के इज़हार ने मुझे चौंका दिया था। हम कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि बाहर का दरवाज़ा हौले से खटखटाया गया। मैंने बाहर निकलकर बैरूनी दरवाजे से झाँका और मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया। वो रत्ना थी। राधा रत्ना को देखकर चौंक गई। रत्ना तो बड़ी गर्मजोशी से मिली थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि राधा के अंदर कदरे सर्दमोहरी थी। इसके सीने में हसद और रुकावत के जज्बात सर उभारने लगे थे। मुझे इत्तला मिल गई थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ गए। मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन बातें बाद में होंगी। पहले कुछ खा पी लें। मैं तुम लोगों के लिए फ्राई फिश लेकर आती हूँ। चंद मिनट बाद वो प्लेटों में फ्राई फिश निकाल कर ले आई। आज दिन शांता के ज़रिए मैंने इसे पैगाम भिजवा दिया था कि हम रात 9 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाएंगे और इसलिए वो आते हुए रास्ते से किसी जगह से मछली भी ले आई थी। हाँ, वो खबरें कहाँ हैं? मैंने कांटा निकाल कर मछली का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। मछली बहुत अच्छी फ्राई की हुई थी और मुझे कई रोज़ बाद ऐसी चीज़ खाने को मिली थी। तुम्हें और राधा को अब भी पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है, रत्ना ने कहा। इस खबर में कोई नयापन नहीं, मैंने कहा। तो फिर तुम्हारे लिए नवीन एक और खबर यह है कि नागराज माउंट आबू से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है, रत्ना ने मुस्कुराकर कहा। क्या? मैं वाकई उछल पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? आज शाम रेस्टोरेंट में 2 आदमी आए थे, रत्ना कहने लगी। मेरी ड्यूटी इन्हीं की मेज़ पर थी। चाय पीते हुए वो मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। मैं नागराज का नाम सुनकर चौंकी थी और फिर मैं इस मेज़ के इर्द गिर्द ही मंडलाती रही ताकि इनसे बातें सुन सकूं। और वो बातें क्या थी? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं तफसील नहीं जान सकी, लेकिन इनमें से एक आदमी कह रहा था कि नागराज के चले जाने के बाद वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। अब तक वो नागराज की वजह से बचे हुए थे। कोई बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर भी इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था, मगर वो अकेले रह जाएंगे तो एक मामूली कांस्टेबल भी इन्हें सड़क पर नंगा कर देगा। कौन थे वो लोग? इनमें से किसी को पहचानती हो? मैंने पूछा। मैंने पहली मर्तबा इन्हें देखा था, मगर इनमें से एक ने दूसरे को बच्चू राम के नाम से मुखातिब किया था, रत्ना ने बताया। बच्चू राम? मैंने ज़ेरे लब ये नाम दोहराया, फिर राधा की तरफ देखने लगा। इस नाम के किसी शख्स को जानती हो? मैंने भी ये नाम पहली मर्तबा सुना है, राधा ने जवाब दिया। मालूम करना पड़ेगा, मैंने कहा और रत्ना से कुरेद कुरेद कर पूछने लगा, मगर वो मज़ीद कुछ नहीं बता सकी। मेरे लिए ये मालूम करना बहुत ज़रूरी था कि नागराज कब और कहाँ जा रहा है, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और फिर यकीनन मेरे ज़हन में शक्ति लाल का नाम उभरा। इसके ज़रिए कोशिश की जा सकती थी। इन दोनों का हुलिया क्या था? मैंने रत्ना से पूछा। मेरा मतलब है किस किस्म के आदमी थे? लिबास, शक्ल व सूरत, इनका शुमार शुरफा में किया जा सकता है या बस ऐसे ही थे? रत्ना ने जवाब दिया। कोई शरीफ आदमी नागराज के करीब नहीं भटकता और ना इन्हें पुलिस का कोई खौफ होता है। इन दोनों को तुम ज़रा ऊंचे दर्जे का बदमाश कह सकते हो। समझ गया, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। नागराज के बारे में ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि वो कब्र कहाँ जा रहा है, और ये बात हमें बच्चू राम या इसका साथी बता सकेगा। लेकिन बच्चू राम का पता तुम कैसे चलाओगे? राधा ने कहा। इसका पता चलाने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं जा रहा हूँ
वापसी में देर हो जाएगी, मगर तुम लोग परेशान मत होना। मैंने बाथरूम में जाकर हाथ धोए और फिर तैयार होने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। मेरी दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी और मूंछें भी फैल गई थी। इस पर ऑरेंज कपड़े की बलदार पगड़ी बांधकर राजस्थानी राजपूत ही लग रहा था, जिसका ताल्लुक निचले तबके से हो। गली से निकलकर मैं बाएं तरफ मुड़ गया। रेड लाइट एरिया ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मैं सामने की तरफ से जाने की बजाय पिछली तरफ एक गली में मुड़ गया और फिर गलियों ही गलियों में होते हुए शक्तिलाल के ठिकाने तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। इस वक्त भानोट भी वहाँ मौजूद था। मुझे देखते ही दोनों के चेहरों पर रौनक आ गई। पाए लागू गुरु, शक्ति ने हाथ मेरे पैरों की तरफ झुकाते हुए कहा और उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, मैं कहते हुए चारपाई के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कई दिन पहले तुम्हारा नाम सुनने में आया था गुरु, जब तुम नागराज के 2 आदमियों को ठिकाने लगाकर मोटर बाइक पर भाग निकले थे और तुम्हारे साथ वो लौंडिया भी थी। बड़ा हंगामा मचा था शहर में। शक्ति मेरी तरफ देखते हुए बोला। उन्होंने हमें घेरने की पूरी तरह कोशिश की थी, मगर किस्मत अच्छी थी जो बच निकले, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बच्चू राम को जानते हो? इसे कौन नहीं जानता गुरु, शक्ति बोला। पर क्या बात है, इसे मुठभेड़ हो गई क्या? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। इसके बारे में जानना चाहता हूँ, वो कौन है? नागराज से इसका क्या ताल्लुक है और वो कहाँ मिलेगा? बच्चू राम शंकर का आदमी है, शक्ति ने कहा। शंकर ने दरअसल पूरे शहर में अपनी दादागिरी की धाक बिठा रखी है। छोटे छोटे जितने भी बदमाश हैं सब इसको मानते हैं और इसके आदमियों को भत्ता देते हैं। कुछ लोगों ने इलाके ठेके पर ले रखे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बच्चू राम ने एक इलाके का ठेका ले रखा है। इस इलाके में चंद बड़े होटल, गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स भी हैं, जिनसे बच्चू राम रोजाना भत्ता वसूल करता है। बच्चू राम ने एक रक्षा मंडल बना रखा है। इसके आदमी रोजाना शाम को डब्बा लेकर पूरे इलाके में घूमते हैं और हर होटल और दुकान से रक्षा मंडल के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं। कारोबार के मुताबिक भत्तों के रेट भी मुकर्रर हैं। जो रोजाना खामोशी से तयशुदा भत्ता देता है वो इसके शर से महफूज रहता है, और जो इनकार करता है इसकी दुकान पर इस रोज डाका पड़ता है या तोड़ फोड़ हो जाती है। लोग ऐसे नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए खामोशी से भत्ता दे देते हैं। बच्चू राम हर हफ्ते शंकर को 2 लाख रुपए अदा करता है। वैसे सुना है कि वो हफ्ते में 4-5 लाख रुपए के करीब जमा कर लेता है। क्या नागराज से भी बराह रास्त इसका कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने पूछा। मुझे मालूम नहीं, वो शंकर का आदमी है, हो सकता है नागराज से भी इसका कोई ताल्लुक हो। मगर किस्सा क्या है गुरु, इसने पूछा। नागराज या शंकर का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैंने सवाल किया। अभी नहीं, शक्ति ने जवाब दिया। कोई खास समस्या? इसने एक बार फिर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा। कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि नागराज ये शहर छोड़ने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो यहाँ से निकल गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ सारा हिसाब किताब यहाँ का है, इसे यहीं पर बराबर किया जाए। लेकिन नागराज, शंकर और गोपाल वगैरह कहाँ छुपे बैठे हैं, ये हम कुछ नहीं जानते। और नागराज का मंसूबा क्या है, इसके बारे में बच्चू राम ही बता सकता है, और बच्चू राम को तलाश करना बहुत ज़रूरी है आज ही रात। तू चिंता क्यों करते हो गुरु, शक्तिलाल ने कहा। हम बच्चू राम को आज रात ही पकड़ लेंगे। इसकी जुबान खुलवाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसने मुड़कर भानोट की तरफ देखा। भानोट, गुरु की सारी बातें तुमने सुन ली हैं। बच्चू राम इस वक्त कहाँ होगा? इस वक्त वो बद्री के शराब खाने में होगा। रोजाना रात 10 बजे के बाद वो वहीं मिलता है। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर इसे यहाँ बुलाकर गुरु के कदमों में फेंक दूंगा। यहाँ नहीं, मैं जल्दी से बोला। तुम मिट्टू को साथ ले जाओ। हम झील के ढाबे से आगे वाले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, मगर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, भानोट कहते हुए बाहर निकल गया। इसके जाने के चंद मिनट बाद शक्ति भी चारपाई से उतर गया और जोगर्स पहनने लगा। तुम्हारी टांग का जख्म अब कैसा है? चलने में तकलीफ तो नहीं होगी? मैंने कहा। बिल्कुल नहीं गुरु, शक्ति ने कहा। वो वैद तो कमाल का आदमी निकला। इसने 600 रुपए लिए थे, 100 रुपए इलाज और 500 रुपए अपनी जुबान बंद रखने के। पता नहीं कौन सा मरहम लगाता था। 2-3 पट्टियां लगाने से ही जख्म भर गया। अब तो बहुत मामूली सी तकलीफ है, मगर मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों कमरे से बाहर आ गए। शक्ति ने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और हम इस अस्तबल नुमा हवेली से बाहर आ गए। गली में बाएं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर एक छोटी सी दुकान थी, जो इस वक्त भी खुली हुई थी। अंदर लालटेन जल रही थी। छबेली और छबेली, शक्ति ने दरवाजे में झांकते हुए आवाज़ दी। क्या है रे, कौन है, क्या चाहिए? अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। 2 चाय बना कर दे ज़रा जल्दी, ज़रा अच्छी बनाना, शक्ति ने कहा। मैं इस दुकान से ज़रा आगे जाकर खड़ा हो गया।
तकरीबन 20 मिनट बाद शक्ति चाय के 2 गिलास लेकर आ गया। हम वहाँ खड़े चाय पीते और बातें करते रहे। चाय ख़त्म करके इसने खाली गिलास वापस किए और दोबारा मेरे करीब आकर इशारा किया। वहाँ से तकरीबन 100 गज़ आगे एक मोड़ था। इस मोड़ के एक तरफ तो तारीकी में डूबे हुए पुरानी तर्ज के मकान थे और दूसरी तरफ आगे वीराना था। इस मोड़ पर एक गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां देखकर हम दोनों टीले की आड़ में चले गए। वो एक खुली जीप थी जो मोड़ पर आकर रुक गई। एक आदमी उतरकर आगे और इधर उधर देखने लगा। जीप रुकते ही हेडलैम्प्स बुझा दिए गए, लेकिन इस आदमी की आवाज़ सुनते ही हम सामने आ गए। वो भानोट था। जीप के पीछे वाली सीट सामने सामने थी। एक सीट पर 3 आदमी बैठे हुए थे। बीच वाले के मुंह में कपड़ा ठुनसा हुआ था और हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। दोनों आदमियों में से एक के हाथ में पिस्तौल था और दूसरे के हाथ में चाकू। मैं और शक्ति सामने वाली सीट पर बैठ गए और भानोट ने स्टीयरिंग संभाल लिया और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। इसने हेडलैम्प्स रोशन नहीं किए थे। वो अमावस की रात थी, गहरी तारीकी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। इस तारीकी में रोशनी के बगैर जीप चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन भानोट बड़ी महारत का मुजाहिरा कर रहा था और रास्ता भी गालबन 100 गज़ आगे किसी इमारत के खंडर के सामने जाकर रुक गया। भानोट जीप को इन खंडरों में ले गया और एक दीवार की आड़ में रोककर हेडलैम्प्स रोशन कर दिए। पीछे मिट्टू के साथ शक्ति का एक और आदमी था जो बच्चू राम को जीप से उतार कर हेडलैम्प्स की रोशनी में ले आए। शक्ति ने इसके मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल दिया और हाथ भी खोल दिए। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, गुरु पूछ जो पूछना है, तुम लोग बचोगे नहीं। बच्चू राम बोल उठा, जब मेरे आदमियों को पता चलेगा कि मुझे किडनैप किया गया है तो वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तो तुम्हारा खोज नहीं लगा पाएंगे, हमें कैसे ढूंढेंगे। शक्ति ने इसे जोरदार ठोकर मारते हुए कहा, अगर तुम तशद्दुद से बचना चाहते हो तो मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दो। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, नागराज ये शहर छोड़कर कहाँ जाना चाहता है, इसका क्या मंसूबा है। बच्चू राम चौंक गया, इसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। वो खौफजदा सी नज़रों से चल लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं नागराज के किसी मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ से जाने वाला है। मैंने इसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं वो कि आया। मैंने मज़ीद कुछ पूछे बगैर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो ज़मीन पर लौटता और चीखता रहा। एक मौके पर इसने उठकर भागने की कोशिश भी की, मगर भानोट ने इसे पकड़ लिया और घुन से ठोकरें मारते हुए मेरे कदमों में ला फेंका। अबे जुबान खोलता है या तेरी जुबान काट दूं। भानोट ने इसे बालों से पकड़कर पीछे की तरफ झटका दिया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू इसके चेहरे के सामने लहराने लगा, लेकिन बच्चू राम ने जुबान नहीं खोली। वो वाकई बहुत सख्त जान था। इस मरतबा मिट्टू ने इसे ठोकरों पर रख लिया और फिर इसका बाजू पकड़कर इसकी कोहनी पूरी जोर से अपने घुटने पर मारी। बच्चू राम ज़िबा होते हुए बकरी की तरह बिलबिला उठा। वो ज़मीन पर बुरी तरह मचलने लगा। मैं तुम्हारे शरीर का जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा। मिट्टू ने इसका दूसरा बाजू पकड़ लिया। इस मरतबा भी मिट्टू ने वही अमल दोहराया। इस मरतबा बच्चू राम की चीखें पहले से ज्यादा बुलंद थी। मिट्टू ने इसकी टांग पकड़ी तो बच्चू राम चीख उठा, ठहरो बताता हूँ। मैंने मिट्टू राम को इशारा किया। वो बच्चू राम को छोड़कर अलग हो गया। बच्चू राम देर तक औंधा पड़ा कर रहता रहा। इसके दोनों बाजू कोहनियों से टूटकर बेकार हो गए थे। अभी बोलता है या टांग भी तोड़ दूं। मिट्टू इसे जोरदार ठोकर मारते हुए गुर्राया, जल्दी बोल, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बताता हूँ, बच्चू राम रो दिया। मैंने चंद मिनट इसे मौका दिया ताकि अपने आप को संभाल ले। फिर मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। वो फर बोलने लगा। कैंप की तबाही के बाद बड़े बड़े अफसर नागराज से नाराज़ हो चुके हैं। नागराज ने सारा इल्ज़ाम अगरचे एक पाकिस्तानी आतंकवादी पर लगाया है, लेकिन वो अपने आप को भी बरी ज़िम्मा साबित नहीं कर सकता। आला हुक्काम को भी यह शुबा है कि अचाल शवार मंदिर को आग भी इसी ने लगवाई थी। कोई एक शख्स इतनी बड़ी बिल्डिंग, बल्कि एक दूसरे से मिली हुई कई बिल्डिंगों को इस तरह आग नहीं लगा सकता कि वो बैक वक्त भड़क उठे। नागराज पर अगरचे ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, मगर इसकी तहकीकात के लिए दिल्ली से माहिरीन बुलवाए गए हैं। नागराज को रॉ की पुष्पनाई हासिल थी, मगर वो भी अब इससे नाराज़ हैं, क्योंकि ये इंकशाफ भी हुआ है कि इसने अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर रॉ के भी कई आदमियों को मरवा दिया था। सरकार नागराज को महज इसलिए छूट दे रही है कि वो एक और ख़तरनाक मंसूबे पर काम कर रहा है। वो मंसूबा मुकम्मल हो जाने से हमारी सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ऐसा तूफ़ान उठा देगी जिस पर वहाँ की सरकार काबू नहीं पा सकेगी। और नागराज का वो मंसूबा ख़तरनाक जहरीले इंजेक्शनों की तैयारी है जिसके लगाने से इंसान झटके खाकर मर जाता है। मैंने कहा, हाँ, बच्चू राम बोला। दूसरी तरफ नागराज इस पाकिस्तानी महाशय से खौफजदा है जिसकी वजह से इसे इतने नुकसान उठाने पड़े हैं। नागराज के कई अहम आदमी इसके हाथों मारे जा चुके हैं और नागराज को डर है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो पाकिस्तानी नौजवान किसी वक्त इस तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए इसने यहाँ से चले जाने का मंसूबा बनाया है
ताकि किसी महफूज मुकाम पर जाकर अपने मंसूबे पर काम कर सके। क्या सरकार को इस प्रोग्राम का पता है? मैंने पूछा। नहीं, बच्चू राम ने नफ़ी में सर हिलाया। वो चोरी छुपे यहाँ से निकलना चाहता है। इसका ख्याल है कि कुछ अरसा गायब रहेगा और जब अपना जहरीला मंसूबा मुकम्मल करके सरकार को पेश कर देगा तो सरकार इसके सारे गुनाह माफ़ कर देगी। इसके साथ कौन कौन जा रहा है? मैंने पूछा। वो कब और कहाँ जाएगा? बैला, शंकर, गोपाल और पंडित अमरीश होंगे। नागराज ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हो सकता है आखिरी वक्त में वो किसी और को भी साथ ले ले। इसमें मेरा नाम भी हो सकता है, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं। नागराज का ये मंसूबा इतना खुफिया है तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। मुझे शंकर ने बताया था, बच्चू राम ने जवाब दिया। इसने कहा कि अगर मुझे साथ न ले जाया जा सका तो हम अपना बंदोबस्त कर लें। शंकर कहाँ है? मैंने पूछा। वो राजेंद्र मार्ग के एक प्राइवेट क्लिनिक में है, बच्चू राम ने जवाब दिया। सड़कों की रौनक उजड़ रही थी। अभी हम अगले चौक से कुछ दूर ही थे कि दाएं तरफ से आने वाली सफ़ेद रंग की एक मारुति कार तेजी से चौक पार करती हुई हमारी जीप के आगे से बाएं तरफ मुड़ गई, लेकिन चंद गज आगे जाकर ब्रेकों की तेज चिरचिरा आगे निकल कर सड़क पर आड़ी तिरछी रुक गई और पिछली सीट वाला आदमी बड़ी फुर्ती से उतरकर सामने खड़ा हो गया। इसके हाथ में पिस्तौल था, मगर इसका रुख नीचे की तरफ था, जिससे अंदाजा था कि वह फौरी तौर पर गोली चलाने का इरादा नहीं रखता। जब हम पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, बानोर ने बताया था कि किस तरह उन्होंने बच्चू राम को शराब खाने से बाहर निकाल कर गिरफ्त में लिया था और इसकी जीप ले उड़े थे। और मेरा ख्याल था कि इसके किडनैप होने का पता चल जाने पर इसके आदमियों ने इसकी तलाश शुरू कर दी होगी और इस मारुति पर सवार आदमियों ने जीप को देख लिया था। वो कोई कार्रवाई करने से पहले तस्दीक कर लेना चाहते थे कि बच्चू राम जीप में है या नहीं। होशियार, भानोट चीखा। इसके साथ ही इसने पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर दबा दिया। जीप बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ी। सामने खड़े हुए शख्स ने छलांग लगाकर एक तरफ हटने की कोशिश की, मगर जीप की टक्कर से न बच सका। जीप की टक्कर खाकर वो कार से टकराया और फिर दूसरे लम्हे जीप इस शख्स और कार को धकेलती हुई दूर तक ले गई। वो शख्स जीप और कार के दरमियान पिचक कर रह गया। टक्कर लगते ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स उछलकर बाहर गिरा। वो जीप की जद में आने से बच गया था। इसने जमीन पर गिरते ही गोली चला दी। गोली जीप की बाएं तरफ वाली टेल लाइट पर लगी थी, मगर शक्ति ने इसे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। इसने जीप से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ इस शख्स के ऊपर जा गिरा। जीप एक जोरदार झटके से रुक गई। मैंने भी छलांग लगा दी। वो कार बुरी तरह पिचक गई थी और इस आदमी का तो कीमा सा बनकर रह गया था। शक्ति और दूसरा आदमी आपस में गुत्थम गुत्था थे। शक्ति ने इसका पिस्तौल वाला हाथ गिरफ्त में ले रखा था। मैंने तेजी से आगे बढ़कर इस शख्स के बाजू पर पैर रख दिया और पूरी कुव्वत से इसे कुचलने लगा। इसके हाथ की उंगलियां खुल गईं और पिस्तौल शक्ति के कब्जे में आ गया। शक्ति उछल कर खड़ा हो गया और पेदर पे इसके सीने पर 3 गोलियां चला दी। बानोट इस दौरान जीप को रिवर्स में लेकर कई गज पीछे ले चुका था। मैं और शक्ति जीप की तरफ दौड़े और हमारे बैठते ही जीप उछल कर आगे बढ़ गई। मिट्ठू और इसका साथी पहले ही जीप पर सवार हो चुके थे। बानोट शक्ति ने इस आदमी से छीना हुआ पिस्तौल जेब में रखते हुए कहा, पहले गुरु को इसके ठिकाने पर छोड़ दो और फिर जीप को किसी वीरान सड़क पर छोड़ दो। किस तरफ जाना है गुरु? आखिरी अल्फाज इसने मेरी तरफ देखते हुए कहे। मैंने इधर उधर देखा और फिर रास्ता बताने लगा और फिर रत्ना के मकान वाली गली से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर जीप रुकवा ली। मेरे उतरते ही जीप फराटे भरती हुई आगे निकल गई। मैं जब रत्ना के मकान के सामने पहुंचा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। मैंने होले से दस्तक दी। इसके 1 मिनट बाद अंदर वाला दरवाजा खुला। कदमों की हल्की सी आवाज उभरी और बाहर वाले दरवाजे के करीब रत्ना की सरगोशियाना आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ रत्ना, दरवाज़ा खोलो। मैंने सरगोशी में जवाब दिया। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुल गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।